आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद पर अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अरुणाचल में चीन घुसपैठ के दावों पर सियासी टकराव तेज हो गया है और कांग्रेस ने सीधे सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब में अकाल तख्त ने कानून संशोधन को लेकर सरकार को सख्त निर्देश दे दिए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। अयोध्या के वकीलों का फैसला, नहीं लड़ेंगे चंदा चोरों का मुकदमा, दिया बड़ा अल्टीमेटम। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ के दावों पर कांग्रेस का हमला, प्रधानमंत्री से मांगा जवाब। अकाल तख्त ने गुरु ग्रंथ साहिब संशोधन बिल पर पंजाब सरकार को दिया बदलाव का आदेश। आरएसएस रजिस्ट्रेशन पर सवाल पूछने पर प्रियंक खड़गे को समन जारी, हाईकोर्ट में होगी पेशी। खामेनेई के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, भेजा जाएगा 2 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल। राम मंदिर दान विवाद में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार को एक अहम बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया कि कोई भी वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा और अगर कोई सदस्य इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की कड़ी चेतावनी दी है और ऐसा ना होने पर पूरे शहर की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। बार एसोसिएशन इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इन तीनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अर्जी भी दाखिल करने जा रहा है। बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी से सभी की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए वकीलों ने एकजुट होकर ये कदम उठाया है, जैसा उन्होंने साल 2005 में राम मंदिर पर हुए चरमपंथी हमले के आरोपियों के समय किया था। इस बीच आज सोमवार को पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ भी की। पुलिस ने बंद कमरे में उनसे घंटों पूछताछ की। उनसे चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, दान की प्रक्रिया और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर सवाल किए गए। इसके बाद पुलिस की टीम ने बैंक जाकर वहां के अधिकारियों से भी पूछताछ की। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से साफ साफ मना कर दिया। इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सीबीआई की निगरानी में जांच की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत सुनने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सख्त लहजे में सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है, क्या बाद में सुनवाई करने से कोई आसमान टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला कोई आपात स्थिति नहीं है, इसलिए इसे नियमों के मुताबिक ही सुना जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि इस याचिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि जल्दबाजी की कोई वजह नहीं दिखती और सामान्य प्रक्रिया के तहत ही इस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह यानी कि 12 से 17 जुलाई के बीच तय की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों पर चीन के कब्जे वाले दावे की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव में चीन जमीनें हड़प रहा है। चीन ने भारत की सीमा में सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। मोदी सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, चीन को करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख दिखा पाएंगे या इस बार भी कोई घुसा नहीं है ये कहकर चीन को क्लीन चिट दे देंगे। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाह जनजाति समुदाय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा के पास उनके पारंपरिक इलाकों में चीन की सेना यानी कि पीएलए की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। समुदाय का दावा है कि पिछले 6 सालों में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनकी पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाली पुश्तैनी जमीन के बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस पर अब तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पंजाब में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर छिड़ी बहस पर अकाल तख्त ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को 1 महीने के भीतर कानून में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि तब तक विवादित प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा और पुराने नियमों के तहत ही स्थिति को संभाला जाएगा। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने साफ कहा कि सिख परंपराओं और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर बिना पंथ की सहमति के कोई भी फैसला स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अकाल तख्त की आपत्तियों की पूरी सूची तैयार की और विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाए।
इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने भी कहा कि अगर किसी भी प्रावधान पर आपत्ति है तो सरकार उसे संशोधित करने के लिए बिल्कुल तैयार है और जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं सोमवार को अकाल तख्त साहिब में हुई बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों और मंत्रियों ने भी कानून में संशोधन पर सहमति जताई। बताया गया कि सभी ने सिख भावनाओं के अनुरूप बदलाव का समर्थन करते हुए हाथ उठाकर सहमति दी। गांधी परिवार को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टिप्पणी पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। दरअसल नवीन ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गांधी परिवार को घोटालों से जुड़ा हुआ बताया था और ये भी कहा था कि कांग्रेस की सोच भारतीय नहीं बल्कि इटालियन मानसिकता से प्रभावित है। इस बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नितिन नवीन और उसके जैसे नेता नेहरू गांधी और गांधी परिवार के बलिदानों और इतिहास को समझ ही नहीं पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एक जैसी है और ये लोग लगातार देश का अपमान करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन नेताओं में ट्रंप के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत है नहीं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन उसे गांधी परिवार पर टिप्पणी करने का कोई भी नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे भारत के प्रतिनिधि। ठाकरे के ऑपरेशन देवेंद्र वाले बयान पर भड़के फडणवीस। 20 साल बाद सरकारी बंगला खाली कर रही राबड़ी देवी। आरएसएस पर टिप्पणी मामले में प्रियांक खड़गे और नलपाड़ को समन जारी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा शामिल होंगे। ईरान में 4 जुलाई से 9 जुलाई तक अलग अलग शहरों में शोक और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लाखों लोग और कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम तेहरान से शुरू होकर मशहद में समाप्त होगा, जहां खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 6 जुलाई को अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा और पूरे तेहरान प्रांत में आधिकारिक शोक अवकाश घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की पंख काटे जाने और हवाई जहाज में बेबस दिखने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि मैं इंसान हूं, मेरे पंख ही नहीं है, फिर उन्हें कोई काटेगा कैसे। उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में जाने के पीछे ऑपरेशन देवेंद्र होने का बड़ा दावा किया था। उद्धव ठाकरे ने फ्लाइट यात्रा के बाद सीएम फडणवीस को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में फडणवीस के शामिल होने से उनके पंख काटे जा रहे हैं और इसी वजह से वो हवाई जहाज में बेबस भी दिख रहे थे। उद्धव ने ये भी कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया गया, उसी तरह फडणवीस को भी कमजोर किया जा रहा है। फडणवीस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उद्धव ने फ्लाइट में उन्हें बेबस कब देख लिया, क्योंकि वो तो पूरे सफर के दौरान अपने मोबाइल पर फिल्म या वेब सीरीज देख रहे थे। उन्होंने एक ही विमान में यात्रा को महज संयोग बताया और इस पर हो रही राजनीति चर्चाओं को पागलों का बाजार करार दिया। आखिरकार बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी करीब 20 साल बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली कर रही हैं। सोमवार को बंगला खाली करने की आखिरी तारीख यानी कि आज थी, जिसके चलते रविवार रात से ही सामान शिफ्ट होने का काम तेज हो गया। बंगले से सीसीटीवी कैमरे हटाए जा चुके हैं और घरेलू सामान भी परिवार के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सरकारी बंगला अब बिहार सरकार के डेयरी और मत्स्य मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। सरकार की ओर से राबड़ी देवी और उनके परिवार को बंगला खाली करने के लिए 4 बार नोटिस जारी किया गया था। अब उन्हें हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास नंबर 39 आवंटित किया गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती कर दी है। ऐसे में बंगला खाली करने के बाद और सुरक्षा घटाए जाने के बाद बिहार में अब नई राजनीति शुरू हो गई है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाने की वजह से कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे और यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपाड़ को बेंगलुरु हाईकोर्ट ने समन जारी किया है। ये समन आपराधिक मानहानि के मामले में जारी किया गया है और 21 जुलाई 2026 को पेश होने का आदेश दिया है। पूरा मामला एक आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने की कोशिश की।
वहीं मोहम्मद नलपाड़ पर भी आरएसएस को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने शुरुआती सुनवाई के बाद माना कि दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बनता है, इसलिए केस का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिया गया। हालांकि इसी मामले में पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया और उन्हें राहत दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, जब प्रियांक खड़गे और मोहम्मद नलपाड़ को अदालत के सामने पेश होना होगा। सीबीएसई ने स्कूलों में भाषा नीति को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। अब कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के वो छात्र जो पहले से ही फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या जापानी जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी वही भाषा जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 9 में 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी होगा, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी। हालांकि जिन छात्रों ने पहले से 2 विदेशी भाषाएं चुनी हुई हैं, उन्हें एक भारतीय भाषा छोड़कर आगे बढ़ने की छूट दी गई है। खास बात यह है कि कक्षा 10वीं के मौजूदा छात्रों पर कोई नया नियम लागू नहीं होगा और उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत ही पढ़ाई कराई जाएगी। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा 9 के लिए तीसरी भाषा की परीक्षा बोर्ड स्तर पर नहीं होगी, बल्कि खुद स्कूल इसका आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.